हेलो संजय, कैसे हो आप? आई एम गुड गोविंद, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड यार। संजय बेसिकली मेरे मैनुअल बैच का स्टूडेंट है। था, सॉरी, नॉट है। मेरे मैनुअल बैच का स्टूडेंट था और ही इज फ्रॉम लाइक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। तो कैसा रहा संजय, थोड़ा बताओ अपने बारे में। हाय गाइस, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन हु इज गोइंग टू स्टार्ट देयर न्यू जर्नी। मैं बस सिंपल सा कन्वर्सेशन में एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा कि अगर आप नॉन टेक के हैं, डोंट डोंट नीड टू अफ्रेड अबाउट दैट कि आप नॉन टेक से टेक में अगर जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकलिटीज आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। खुद को स्विच करो। और टेस्टिंग में तो इतना कुछ मुझे लगता नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें वो करनी पड़ेंगी। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, खुद को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा चीज़ों को लेके, क्योंकि कुछ ऐसी एक आधी टर्म्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता, और कुछ ऐसी टर्म्स जो हमने सुनी नहीं होती, तो उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। सो दे कैन बी इजिली गो थ्रू विद इट। तुमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, थोड़ा इसके बारे में बताओ, क्योंकि आप भी तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से रहे है ना। फिर नॉन टेक में काम करते हुए टेक में कैसे स्विच करना है, तो वो बहुत बहुत बड़ा एक स्टेप है। तो कैसे मैनेज किया उस चीज को? स्टार्टिंग फेजेस में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी इन सब चीज़ों को लेके। एक्चुअली होता क्या था ना कि अगर आप नॉन टेक से टेक में जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये हमसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, तो आपने खुद को मतलब टेक में क्यों शिफ्ट किया। अगर आप पहले से ही टेक्निकल में जाना चाहते तो आपने इसका पहले से स्टार्टिंग से क्यों नहीं ध्यान दिया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको खुद को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आपको तीन चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज क्या है कि आप कोई भी क्लासेस दे रहे हो या कोई भी नोट्स बना रहे हो या कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो तीन चीजें आप ध्यान रखो। पहला है कि आपको ना किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ना तीन तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहला, आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कोई भी डेफिनेशन पता हो, उसका एग्जाम्पल पता हो, उसका एक्सप्लेनेशन पता हो। और अगर आप मैं मैनुअल से स्टार्ट किया था मैंने। ये मेरी सेकंड कंपनी है। मैंने मैनुअल से स्टार्ट किया था, तो मुझे क्या होता था स्टार्टिंग में, प्रॉब्लम्स ये होती थी कि मुझे ना चीज़ों को मतलब अडेप्ट करने में टाइम लगा। एक आधा टर्म फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा सा देता हूँ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, तो उसको मुझे अडॉप्ट करने में ऐसे टाइम लगा कि पहले मुझे समझना पड़ा इंटीग्रेशन है क्या, ये यूज कहाँ हो रहा है, और इसको अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो मुझे तीनों चीजें पढ़नी पड़ती। तो यानी किसी एक चीज पे करने के लिए आपको थोड़ा इधर उधर से, चैट जीपीटी है, बहुत सारी जगह है जहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद को अपग्रेड कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत गूगल करोगे, थोड़ा यूट्यूब से करोगे। बाकी गोविंद हैं, वो आपको काफ़ी सारी चीज़ नोट्स ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर ही देते हैं उन सब चीज़ों को। तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बस ये है कि आप क्लास लेते लेते कुछ अपने नोट्स बनाएं जो आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हमने भी देखा ये चीज, क्योंकि हम भी उस बैकग्राउंड से निकले थे। तो यार, स्टार्टिंग में ना, जैसे नॉन टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, चाहे आप कितना भी मोटिवेट कर लो, वो हमें पता है। ठीक, हम सब जानते हैं इस चीज के बारे में। तो क्योंकि वहाँ पे टेक के स्टूडेंट भी होते हैं, नॉन टेक के स्टूडेंट भी होते हैं, तो अपने आप को कैसे आगे रखें हम लोग उस चीज के लिए? देखो, सबसे बड़ी चीज़ ना, आपको कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, जरूरी नहीं है टेस्टिंग में, कहीं भी जा रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ आपको बनाती है आपका अपना कॉन्फिडेंस। सपोज कीजिए एक एचआर के पास आपने अपना रिज्यूम शेयर किया, तो उसके पास आपसे बढ़िया 10 रिज्यूम्स और होंगे, लेकिन जब आपके फर्स्ट कॉल एचआर के साथ होती है ना, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंट बताता है कि आप बाकी के 9 कैंडिडेट से ज़्यादा बेटर हो। तो जब वन टू वन आपकी इंटरेक्शन होती है एचआर से, कॉल पे होती है, अगर आप बुलाते हैं और वॉकिंग इंटरव्यू होता है, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होता है कि वहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंट, मतलब अगर कॉन्फिडेंट थोड़ा सा भी लो होता है ना, हर चीज़ की मार्किंग होती है। मैंने भी कंपनी ज्वाइन करने के बाद देखी, जो इंटरव्यू लेते हैं ना उनके पास एक चेकलिस्ट रहती है जिनमें वो 4-5 चीज़ें रहती हैं कि उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, मतलब हेजिटेट तो नहीं हो रहे हैं, आंसर करने का तरीका कैसा है, हर चीज़। तो उनकी चेकलिस्ट से जो उनकी चेकलिस्ट पे बिल्कुल करेक्ट बैठ जाता है ना, तो उस कैंडिडेट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये ओबीसी क्वेश्चन है, नॉन टेक से आप टेक में जा रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा कि आप नॉन टेक से हो तो टेक में आप क्यों स्विच कर रहे हो। तो सबके अपने पर्टिकुलर कुछ रीजन हो सकते हैं, मेरा अपना कुछ अलग था। तो सबके अपने अपने रीजन होते हैं। मेन चीज ये है कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो वहाँ पे। तो जो अच्छे से एक्सप्रेस करता है, अच्छे से अपनी बात को समझा पाता है सामने, सिंपल सी चीज़ है कि सामने वाला बंदा अगर आपकी बात को अच्छे से समझ रहा है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आपकी जितनी कन्वर्सेशन लंबी होती जाएगी ना, इंटरव्यूज में, कॉल्स में, कहीं पे भी अगर आपकी कन्वर्सेशन उससे लंबी हो रही हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपकी बात समझ रहा है, आपको समझना चाह रहा है। हाँ, अगर 2-3 मिनट में आपने उसने आपसे पूछा नॉन टेक, आपने कुछ ऐसे ही कॉमन सा वो दे दिया एक्सक्यूज टाइप की, नहीं सर पहले नहीं था अब आया इंटरेस्ट, तो ऐसे नहीं चलता। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों का रीज़न ऐसा हो कि भैया बाद में समझ में आया हो तो बाद में करना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको खुद को आगे रखने के लिए पहली बात तो आपको थोड़ा सा अपना इंग्लिश पे पकड़ अच्छी करनी पड़ेगी।
रेयर थी। और एक हाँ बहुत बड़ी चीज़ बना रखी है, बहुत बड़ी चीज़ बना रखी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि यू मस्ट नो इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू आर गोइंग फॉर द आईटी सेक्टर। आई डोंट थिंक सो कि ये इसकी नीड है, इसकी नीड होती है जस्ट फॉर द इंटरव्यू। इंटरनली अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात करो तो आपको इंग्लिश की इतनी यूज़ पड़ती है, अदरवाइज इंग्लिश को एक हवा बना रखा है सबने कि आनी चाहिए आनी चाहिए। एक आप नॉर्मल कन्वर्सेशनल इंग्लिश आपको आती है तो आप इजिली इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो, सिंपल एज दैट। मीन्स वही है कि आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए इंग्लिश, अगर बस क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हो उसके लिए चाहिए। एनवायरमेंट तो सबका फ्रेंडली ही होता है, तो आपको हिंदी में बात कर सकते हो, जैसा कंफर्टेबल लगे उसमें बात कर सकते हो। अब जैसे तुम प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगा, क्योंकि नॉन टेक वालों को एकदम से जॉब मिलना थोड़ा इजी नहीं है, हम सबको पता है ना। तो हाँ क्या लगा उसमें, लाइक अलग से क्या प्रिपेयर किया, या कुछ वीडियोस अलग से देखी, या फिर उसी वीडियो को 2 बार 3 बार देखा, ऐसे भी करना पड़ता है जैसे तुमने मुझे लास्ट टाइम बताया था, मैं वही एक्चुअली पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता था कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक टेक्निकल वाले बंदे से, मैं नॉन टेक्निकल हूँ तो मुझे ना चीज़ों को समझने में टाइम लगता था। जो चीज़ वो एक क्लास में समझते थे मैं एक क्लास को दिन में 3 बार रिपीट करता था। 3 बार रिपीट करने का मतलब पहली क्लास इवनिंग नाइट इवनिंग का मेरा बैच था, उस टाइम होता था। तो नाइट तक मेरे पास रिकॉर्डिंग आ जाती थी, आप शेयर कर देते थे, नाइट तक आ जाती। एक मेरा वो नाइट में सोने से पहले हो गया। नेक्स्ट डे उसके बीच में एक गैप पड़ता था, क्लास मतलब अल्टरनेट डेज पे होती, तो उस क्लास को मुझे 3 बार लेना पड़ता था। 3 क्लास में लेने के बाद मुझे हर बार पहले क्लास के नोट्स बनाता था, दोबारा करता था, फिर नोट्स बनाता था थर्ड टाइम। 3 बार नोट्स बनाने के बाद मैं एक चौथा नोट फेयर करता था, जो मुझे रफली तो बनाता रहता, चौथा नोट वो फेयर करता। मेरे पास अपनी खुद की एक मतलब मैनुअल टेस्टिंग की एक मैंने वो बनाया, दस्तावेज कह लो आप एक तरीके से उसे, कि अभी मैं उस चीज़ को उठा के देखता हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। तो एक क्लास को कम से कम 3 बार लेता था। और इसके अलावा आपको जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं आप क्लास तो लीजिए, नोट्स बनाइए, गोविंद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके उसको ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है गूगल पे, क्योंकि और यूट्यूब पे अगर जाके जाके ढूंढते हैं तो आपको एक सिंपल से टर्म का कम से कम 4 से 5 डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे, उसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, उसके आपके बहुत सारे आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। और मतलब एक सिंपल से आंसर को किस तरीके से 3 तरीके से क्रैक करके आप उसे समझ सकते हो, या फिर उसको किस तरीके से आप सामने वाले को समझा सकते हो, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो। मेरे क्वेश्चन यहाँ पे एक ये भी है कि यार जो हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम सबको पता है इंटरव्यू के लिए हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत प्रिपेयर करते हैं इस चीज के लिए, है ना। बट जब रियल टाइम काम करने के लिए हम जाते हैं, क्या जो इतना सारा हमने पढ़ा है वो एक ही बार में यूज हो रहा होता है? नहीं, कभी नहीं। आप ये समझ लीजिए जैसे आपने अपना आपने 10th में एग्जाम दिया होगा, 12th में दिया होगा, याद है ना उसमें टर्म होते थे पहले स्टार्टिंग में, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो आप समझ लीजिए आपने अगर 100 क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं तो उन 100 क्वेश्चंस में से आपसे मुश्किल से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10। और वो 10 पूछे जाएंगे, और पहले राउंड में 10 पूछे जाएंगे, सेकंड राउंड में 20, ऐसे करके। लेकिन जब आप कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो आपको समझ में ये आता है कि यार जो मैंने इतना सब कुछ पढ़ा वो तो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ इंटरव्यू पास करने के लिए था। रियल टाइम में आप काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि जितना मैंने पढ़ा है उसका सिर्फ 10% में काम कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं, एरियाज डिवाइड हो जाते हैं कि आप एपीआई भी कर रहे हो, आप सिक्वल भी कर रहे हो, आप मैनुअल कर रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो। तो हर फील्ड के लिए ना आप देखोगे, इवन टेस्टिंग भी, आपने टेस्ट केसेस लिखते हो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके लिए भी दो दो बंदे रखे हुए हैं कि एक नेगेटिव टेस्ट केसेस लिखेगा, एक पॉजिटिव लिखेगा। फिर आप टेस्ट केसेस हो सकता है आपको लिखने ना पड़े, आपको लिखे लिखाए मिले, आपको सिर्फ उससे एग्जीक्यूट करना है। अपन लोग मैनुअल पढ़ते हैं, डेटाबेस पढ़ते हैं, मैं अभी इसी मैनुअल टेस्टिंग के बारे में बात करूंगा, ऑटोमेशन में नहीं बात करूंगा आज मैं। तो हम्म, जो मैनुअल के लिए पढ़ते थे, मैनुअल हो गया, डेटाबेस हो गया, एपीआई हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग हो गया, तो हम्म। जनरली मैंने देखा है कि यार ज्यादातर ना मैनुअल और क्या नाम है, मोबाइल एप्लीकेशन पे ही वर्क करवाते हैं। डेटाबेस और एपीआई तो बहुत रेयर ही मिलता है टेस्टर के यूज करने के लिए। हाँ ऐसा कुछ एक्चुअली है? ऐसा भी है, देखो इसमें क्या होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, वेब एप्लीकेशन हो गई, और एपीआई वगैरह पे हमारा टेस्टर का काम कम इतना इसलिए रहता है क्योंकि ये वो डेवलपर हैंड का काम रहता है। हाँ कभी कभी हमें इस बिहाफ पे चीज़ें दी जाती हैं कि 2-3 मेथड होते हैं इसमें, गेट हो गया, पुट हो गया, पोस्ट हो गया। तो हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि हाँ भैया जो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें चाहिए, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट पड़ी हुई है उससे मैच कराने के लिए, कि हाँ जो हम चाह रहे हैं वो आ रहा है नहीं आ रहा। और ये एक तरीके से मुझे जहाँ तक लगता है कि एपीआई एक तरीके से ना पार्ट टाइम जॉब है टेस्टर के लिए। उसे उसका काम टेस्टर का नहीं है वो एपीआई का। जो मुझे लगता है, हो सकता है अलग इंडस्ट्री में इसका अलग हो या फिर हो, मुझे लगता है एपीआई टेस्टर का नहीं होता है, वो डेवलपर हैंड का काम है। लेकिन हाँ ये है कि अगर कभी कभी है कि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है,
या फिर ऐसा है कि कोई अपसेंट है और उन्हें लगता है कि कैपेबल है, ही कैन इजीली हैंडल इट, सो उस कंडीशंस में हम उस एपीआई भी परफॉर्म करा सकते हैं, उससे हम ये टेस्ट केसेस भी लिखवा सकते हैं। टेस्ट लीड, एक इंटरमीडिएट टेस्टर भी टेस्ट लीड का काम कर सकता है उस टाइम पे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशंस और कंडीशंस। ग्रेट यार। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हो फिर? अभी डेटाबेस पे वर्क कर रहे हो, मैनुअल पे, या मोबाइल, या एपीआई? मैं आईपीआई पे भी कर चुका हूँ, डेटाबेस भी कर चुका हूँ, मैनुअल भी कर चुका हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग मैंने अभी तक 4 साल के उसमें 2 बार की है मैंने। 2 ऐसे प्रोजेक्ट रहे हैं मेरे पास जिसमें मैंने मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग करी है, और वो भी मैंने एक बार स्टैक ब्राउज से किया है और एक बार फिजिकल डिवाइस थे मेरे पास, ठीक वो है, किया। ब्राउज़र और स्टैक तो आई थिंक अपन ने क्लास में भी कवर किया था, जितना मुझे याद है। हाँ, याद है मुझे, वहीं से था फिर, क्योंकि जब मुझे फर्स्ट टाइम मिला था, जो फर्स्ट टाइम वो ब्राउज़र स्टैक पे ही किया था मैंने। उसके बाद सेकंड टाइम मैंने डिमांड कर दी थी कि नहीं, ब्राउज़र स्टैक से प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाएंगे हमारे, हमें एक्चुअल डिवाइस चाहिए हुआ। एक्चुअली रिजल्ट ना सेम आते हैं, लेकिन मेरा मोटिव ये था कि मुझे डिवाइसेस यूज़ करने हैं, मुझे डिवाइस ठीक चाहिए है, है। इसलिए। नहीं, चलो अच्छी बात है तो यार, दैट्स हाँ, ग्रेट यार। ठीक है। हाँ, अच्छा, कुछ टिप्स तो यार कैसे कैसे करना चाहिए, जैसे नॉन टेक वाले हैं, टेक में जाएंगे, ठीक है, तो हुँ, स्टार्टिंग में घबराते हैं आप लोग, मेरे से होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये चलता है, मेरे को बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, ठीक है। हुँ। तो मैं चाहता हूँ आपने जो फेस किया, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इस पे? मेरे अकॉर्डिंग देखो, पहले 4 से 5 इंटरव्यूज़ तो आप ये समझो कि आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो। पहले 4 से 5 इंटरव्यूज़, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं चला कि मैंने 5 इंटरव्यू दिए भी हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं नॉन टेक का था, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता उनसे बात क्या करनी है। जब लाइन में आप फर्स्ट न्यूली एंटर होते हो तो आपको ये नहीं पता कि सामने से क्या क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए आप प्रिपेयर हो कि नहीं। लेकिन जब 4 से 5 इंटरव्यू आपके फ्रीली निकल जाते हैं, उसके बाद जब आपके पास 6th या 7th कॉल आती है ना, तो उसमें आपको ये पता रहता है कि हाँ, कॉल आएगा, ये मुझसे मेरा नाम पूछेगा, ये मुझसे पूछेगा क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपने कितना कर रखा है, कितना नहीं कर रखा, आपको कितना आता है, कितने, तो आप ना यूज टू हो जाओगे उन क्वेश्चन को, कि आपको पता है, पता है, आपने उसने आपसे आपका नाम पूछा, आपको आपके दिमाग में ना सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ, अभी सेकंड मुझसे ये पूछेगा, तो आप प्रिपेयर रहते हो। मेन चीज़ भी प्रिपरेशन वाली बात समझा रहा हूँ, कि अगर आप पहले से प्रिपेयर हो सिचुएशन के लिए, कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन ये होगा तो मेरा आंसर ये होगा। एक टाइम के बाद अगर आपने 8 से 10 इंटरव्यूज, मैं कह रहा हूँ, क्रैक भी नहीं किए, फेस कर लिए, तो उसके बाद आपके पास ना उसके एक क्वेश्चन के 3 आंसर्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 आंसर देके रिजेक्ट हो चुके हो। तो उसके लिए सबसे पहली बात, तो आप नॉन टेक के हो तो आपको अपने हेजिटेट नहीं होता इन चीज़ों को लेके, हेजिटेशन में बिल्कुल नहीं आना, कि सामने वाला हमसे ना ये बोलेगा, यार तुम तो आर्ट्स के हो, तुम तो ये बी.कॉम के हो, तुमने तो ये क्या नाम है, आर्ट साइड से कर रखा है, ये एंड ऑल दैट, इट जस्ट अ रबिश, नॉट एनीमोर, मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, वो आपको पॉइंट आउट करेगा इस चीज़ के लिए, एक वैलिड रीजन उसे चाहिए कि आपने नॉन टेक से टेक में क्यों स्विच किया। अगर आपको करना था तो आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया। तो हम लोग क्या होते हैं, नॉन टेक वाले ना डर जाते हैं, यार हम उसे जवाब क्या देंगे, वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। और हमारे दिमाग में सबसे बड़ी बात ये बैठ जाती है कि यार जब हम क्या है, नॉन टेक के हैं, जो टेक वाला है वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनसे उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज मिलेंगी रेदर देन नॉन टेक वाले से। तो इस बात को लेके हम ना कहीं खुद को डाउन साइड डाउनफॉल हो जाता है हमारा, नीचे की साइड जाने लग जाता है कि नहीं यार, वो हमसे अच्छे हैं, वो, मैं नहीं मानता। हो सकता है ये कोई टेक वाला बंदा भी देखेगा वीडियो आगे चल के तो उसे लगेगा भाई, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, मैं कह रहा हूँ वी ऑल आर इक्वल, देन इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज। क्योंकि आप पर्टिकुलर टेस्टिंग के फेज में जा रहे हो तो वहाँ आपका बैकग्राउंड डिसाइड नहीं करता कि आप टेक के हो नॉन टेक को, आप वहाँ पे आपका डिसाइड करता है आपकी नॉलेज कितना है, आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से समझा पा रहे हो, कि आप कितनी अच्छी परफॉर्म कर पा रहे हो टेस्टिंग को। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी एनालिस्ट। आप किसी चीज़ की क्वालिटी को जितना अच्छा बना सकते हो ना, तो वो टेस्टर है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर कोई भी चीज़ करते हो, पॉजिटिव टेस्टिंग कर रहे हो, तो मैं आप करूँगा आप एक बार नेगेटिव टेस्टिंग पे जाना, क्योंकि वो उससे क्वालिटी बहुत बढ़िया बनती है। एक सॉफ्टवेयर कैसे काम कर सकता है ये तो सबको पता ही करना चाहिए, लेकिन किस किस तरीके से नहीं करना चाहिए, अगर आप ये चीज़ करनी है आपको आगे ना, तो आप इस फील्ड में काफ़ी आगे जा सकते हो। तो अगर आप कभी भी कोई चीज़ करो टेस्टिंग में, तो नेगेटिव टेस्ट केसेस और नेगेटिव टेस्टिंग्स, इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा मूव करो। ओके, ग्रेट यार। अच्छा, मैंने सुना अभी अप्रेजल हुआ आपका, कैसा रहा? हाँ, मतलब ठीक था, और एक्चुअली मेरा 45% का हुआ, दैट्स 45 या ग्रेट यार। 46% का। एक्चुअली हुआ गया कि ये इस कंपनी में ना टेस्टर कम है, ऑल ओवर कंपनी में टेस्टर्स कम है। तो मेरे पास अभी 6 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके लिए मेरे पास अभी टाइम बहुत कम रहता है कि मैं
एक प्रोजेक्ट पे ध्यान देता हूँ। तो मेरी टेस्टिंग ऐसी चलती है कि 30% एक दिन में 9 घंटे का काम है पास, तो 30% मैंने इस पे दिया, 30% उस पे दिया, 30% उस पे दिया, तो टाइम ऐसे डिवाइडेड रहता है। और अप्रेजल जस्ट बिकॉज ऑफ उसी चीज़ पे हुआ 45% का, कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स ज़्यादा थे, और थोड़ा बहुत ये है कि रेटिंग्स पे डिपेंड करता है। और अप्रेजल का मतलब मुझे लगता है कंपनी में शायद सेकंड जो सबसे बड़ा अप्रेजल हुआ है, इससे पहले एक 47% पे हुआ था, वो भी शायद 2 इयर्स पहले किसी डेवलपर का हुआ था। तो ये मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना अचीव कर पाया इस। दैट्स ग्रेट यार, बहुत अच्छा लगा सुन के आपसे ये, काफी अच्छा लगा यार। मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप ग्रोथ करते रहो, थोड़ा मोटिवेट करते रहो सबको, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं नॉडी, इनफैक्ट संजय का नाम नॉडी भी है, हम इसको नॉडी भी बुलाते हैं तो संजय की बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं उसकी मेल आईडी किसकी डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा, सो दैट किसी को अगर इंटरेक्ट करना हो नॉन टेक वाले स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को, ये कैसे मूव करना है, कैसे करना है, तो संजय इस केस में हेल्प कर सकते हैं आप लोगों को भी। तो श्योर ऐसे श्योर। ठीक है। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू नवीन, थैंक। बाय।